So good evening and welcome to the 13th सेशन। और MS एक्सेल अभी हमारा चल रहा है इसमें लास्ट 3 सेशंस हो चुके हैं। काफ़ी कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है हमारा। और आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कई सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस अभी बचे हुए हैं, आज उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो कई सारे फॉर्मूलाज हैं और चालू करते हैं हम इसको। सीधे मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल पर। एक्सेल ओपन करते हैं। कुछ थोड़े बहुत टेक्स्ट के फॉर्मूलाज बचे हुए हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मेन हमको देखने हैं किसके, नंबर्स के। और चालू करते हैं सीधे। और सबसे पहले जो है, मैं कुछ डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। डेटा कैसा ले लेता हूँ, मान लो, चलो वो डेटा सेट तो बाद में ले लेंगे। एक फंक्शन सबसे पहला जो हमें पढ़ना है आज, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन हमको पढ़ना है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मॉडुलस फंक्शन का जो यूज होता है ना, मॉडुलस फंक्शन को हम बेसिकली यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। यानी कि दो वैल्यूज को जब डिवाइड डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो मेरे को रिमाइंडर मिलता है, दैट रिमाइंडर इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉडुलस फंक्शन। किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, मान लो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 11, 12, 13, 13 ले ले रहा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। कुछ वैल्यूज यहाँ पे मैंने ले लिया है और मैं इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करने जा रहा हूँ 7 से। इन सभी वैल्यूज को मैं क्या है, 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर चाहिए वो मुझे चाहिए, और रिमाइंडर यहाँ पे मैं लिखूंगा। रिमाइंडर मैं लिखना चाहता हूँ। रिमाइंडर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल इक्वल टू का सिंबल लगाना है और लिखना है मेरे को मॉड्यूलस इक्वल्स टू मॉड लगा जाएगा, इक्वल्स टू मॉड। और देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में ऑनलाइन तो मॉड्यूलस फंक्शन की हम बात कर रहे थे। मॉड्यूलस फंक्शन में जो है ना, दो इनपुट दिए जाते हैं। एक तो वो नंबर जिसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, कॉमा वो नंबर जिससे मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में देखो, 10 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया मेरे को रिमाइंडर मिला 3। 11 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया मेरे को रिमाइंडर मिला 4। 12 को जब डिवाइड किया 5 मिला। 13 को डिवाइड किया 6 मिला। 14 को डिवाइड करना, भाई पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 बचेगा। उसी तरीके से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 7, वो 1 2 3 4 5 6 और फिर 0। इस तरीके से रिमाइंडर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है मॉड्यूलस फंक्शन का। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरे पास में है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी बेस के ऊपर कोई पावर कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको मान लो स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्यूब कैलकुलेट करना है, किसी बेस की पावर 4 कैलकुलेट करनी है, कुछ भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप आराम से पावर फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। कैसे किया जाएगा, मान लो अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ पावर। इक्वल्स टू पावर मैंने लिखा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ किस नंबर की पावर फाइंड आउट करना चाहते हो। चैट बॉक्स में बताओ, थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव रहा करो। किस नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है बताओ। हम्म, थोड़ा एक्टिव रहा करो चैट बॉक्स में। 2 की कितनी पावर कैलकुलेट करनी है। 2 तो हो गया हमारा बेस।
चलो मान लो हमें 2 की पावर 10 कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 की पावर 10 हमारे पास आएगा 1024। ये बाइनरी नंबर्स में होता है। बाइनरी नंबर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा आपको, मतलब वहां उस टाइम और पावर्स की जरूरत पड़ती है। 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 10 12 13 तक कई जगहों पे जरूरत पड़ती है। तो 2 की पावर 10 हमारा 24 आया। या फिर मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ पावर, किसकी पावर, मान लो मुझे 5 की पावर 5 कैलकुलेट करनी है, 3125 आ गया। तो बेस एक नंबर मेरे को देना पड़ेगा, उस नंबर की मैं कितनी पावर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। पावर का मतलब सिंपली सा है, पहला जो नंबर दे रहे हो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहते हो, वो यहाँ पे सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका क्या, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के बाद हमारे पास अगला फंक्शन आता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन कोई बताना चाहेगा मुझे, फ्लोर फंक्शन का क्या काम होता है? फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है? मैं कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लेता हूँ, 123 ले लिया, 324 ले लिया, 342 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पे। कुछ वैल्यूज मैंने ले ली और हर एक वैल्यू को मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाई ये। तो जाहिर सी बात है मुझे पॉइंट में कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। इतनी चीज तो समझते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई कुछ नंबर्स लिए हैं, उन नंबर्स को मैंने थोड़ा सा, इसको मैं उठा के नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिए नंबर्स, यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को आंसर मिला है। अब दिक्कत सबसे बड़ी कई बार ये आती है, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को मैं किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को जो है ना आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए होता है। मैं चाहता हूँ आंसर थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन पॉइंट में ना आए। तो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे ले जाने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग दो तरह के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैं पहले लगाता हूँ, इसको मैं उठा रहा हूँ जरा और थोड़ा आगे खिसका रहा हूँ। कहीं पे भी दिक्कत हो पूछ लेना, रोक देना मेरे को बीच में, ठीक है? समझ में आना चाहिए। पहले मैं एक लगाऊंगा फंक्शन फ्लोर, फिर मैं लगाऊंगा सीलिंग, और फिर मेरे को बताना कि क्या समझ में आया या नहीं आया। पहले मैं लगा रहा हूँ फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या है? फ्लोर फंक्शन दो इनपुट लेता है, एक तो नंबर लेगा और एक सिग्निफिकेंस लेगा। मैंने इसको पहले तो नंबर इनपुट में दे दिया, जो भी नंबर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, जो नंबर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ मैं उसको इनपुट में दे दूंगा। कॉमा लगा के मैं लिखूंगा किससे डिवाइड करना चाहते हो। किससे डिवाइड करना चाहते हो, तो मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद में क्या होगा ना, 123 के 123 के पीछे की साइड में 5 से डिवाइड होने वाला जो भी नंबर होगा वो मुझे आंसर में मिल जाएगा। अब जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और मेरे को वो आंसर पॉइंट में नहीं मिलेगा। फॉर्मूला मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया सब जगह पे। तो मेरे को बताओ पहले तो, क्या फ्लोर फंक्शन समझ में आया? क्या फ्लोर फंक्शन समझ में आया सभी को? ठीक है, ये तो हो गया फ्लोर फंक्शन। देखो फ्लोर और सीलिंग ना, घर में जैसे कोई समझो, घर में हमारी जो छत है वो सीलिंग है। अगर हम सीलिंग लगा रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम फ्लोर लगा रहे हैं तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी मेरे को नीचे की तरफ जाना था तो मैंने सीलिंग फंक्शन लगा, वो फ्लोर फंक्शन लगा दिया। अगर मेरे को इस नंबर के जस्ट बाद वाला 5 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, तो मैं एक सीलिंग फंक्शन लगा दूंगा। सीलिंग फंक्शन मैंने लगाया, कॉमा लगा के मैं किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो लो
123 के जस्ट ऊपर वाला वो नंबर जिससे 5 डिवाइड हो रहा हो वो आ जाए, इक्वल टू, अब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर मेरे को मिल रहा है। कुछ केसेस ऐसे, जैसे पहला वाला केस देखो, नंबर जब 123 था, जब नंबर 123 था तो फ्लोर लगाने पे 120 आ रहा था और सीलिंग लगाने पे 125 आ रहा था। तो 5 से डिवाइड करने के बाद भी आंसर थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है। एक आंसर आ रहा है 24, एक आंसर आ रहा है 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नंबर मेरे पास 345 था, अब ये तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है, तो फ्लोर करो चाहे सीलिंग करो वो 345 ही रहेगा, आंसर मेरे को 69 ही मिलेगा। और बाकी सभी केसेस में नंबर बढ़ा हुआ है। लास्ट में भी 345 लिया है, 5 से डिवाइड हो ही जाता। देखो जैसे मैंने 342 लिया, तीसरा नंबर है 342, तो 342 से पहले का कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है? 340 है। 342 के बाद वाला कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है? 345 है। तो 68 और 69 आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आता है यहाँ पे। फ्लोर और सीलिंग समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? फ्लोर और सीलिंग कहाँ पे यूज कर सकते हो? परसेंटेज भाई कैलकुलेट करें, स्टूडेंट्स की परसेंटेज मेरे को दिखानी है, फाइनल ईयर का रिजल्ट देना है, सेमेस्टर रिजल्ट देना है। और मैं पॉइंट में नहीं आंसर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ना पूरा होल नंबर आना चाहिए, पॉइंट फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ऊपर की तरफ सबकी वैल्यू, सीलिंग की तरफ वैल्यू ले जाऊंगा, ताकि सभी का रिजल्ट जो है वो होल नंबर में दिखाई दे। इस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करके बता दो मेरे को, फ्लोर और सीलिंग दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? किसी में भी कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। क्लियर है तो क्लियर लिखो और हम आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन पे। ठीक है, प्रिंस को आ गया, और बाकी किसी को नहीं आया? बाकी जितने भी लोग हैं एक बार कंफर्मेशन मेरे को दे दो, समझ में आया तो लिख दो क्लियर, और क्लियर अगर है सभी को तो हम आगे बढ़ेंगे। गीतांश, कोमल, मुस्कान, आपको समझ में नहीं आया? देवेश, देवेश को ठीक है, क्लियर है। गीतांश, कोमल, ये मुस्कान, समझ में? ये वाली लाइन, कौन सी वाली? ये के वाली। देखो, फ्लोर और सीलिंग में होता क्या है, फ्लोर और सीलिंग में मैं ये करता हूँ, अगर मान लो मेरे को कई सारे नंबर दिए जा रहे होते, नंबर यही मान लो कि आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, वो किसी सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, अब मेरे को 5 से डिवाइड करना है, हर एक वैल्यू को मेरे को 5 से, 10 से, 15 से, 20 से, 25 से, किसी से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे को क्या होगा? आंसर मेरे को मिलेगा, यहाँ पे मैं एक नई रो इंसर्ट कर ले रहा हूँ। पहले इसको डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू, इस नंबर को जब मैं डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर रहा था तो मेरे को पॉइंट में आंसर चाहिए था, लेकिन मैं आंसर जो है पॉइंट में नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 19-20 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आंसर पॉइंट में ना आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है मेरे पास, इन नंबर्स को मुझे मल्टीपल में बदलना पड़ेगा उस नंबर के जिससे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, ताकि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। तो यहाँ पे जब मैं फ्लोर फंक्शन लगाता हूँ तो फ्लोर फंक्शन से जिस नंबर को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ वो जस्ट नीचे वाले मल्टीपल में कन्वर्ट होता है, और जो सीलिंग लगाने पे नंबर कन्वर्ट होगा वो जस्ट ऊपर वाले मल्टीपल में कन्वर्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्लोर और सीलिंग फंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास अगला फंक्शन है राउंड फंक्शन है, राउंड अप फंक्शन है, राउंड डाउन फंक्शन है, और एक एम राउंड फंक्शन है। मतलब राउंड फंक्शन कई सारे अलग अलग तरह के होते हैं। ये कैसे यूज किया जाता है? फ्लोर और सीलिंग यहाँ से मैं हटा देता, ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब मान लो यही मेरे को नंबर्स दिए गए थे, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ चौथा जो फंक्शन हमें पढ़ना है, दैट इज राउंड। राउंड फंक्शन हमको पढ़ना है। अब देखो, ये मेरे को आंसर्स मिल रहे हैं डिवाइड करने के बाद में। अब पहला तो तरीका मैंने क्या किया था कि जो नंबर मेरे पास था उस नंबर को ही डायरेक्टली मैंने बदल दिया था, किसमें? मल्टीपल में, फैक्टर में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं नंबर्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब नंबर के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ तो फिर मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है ना, इस फाइनल रिजल्ट को तो मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ ना, इस फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ कर, क्योंकि कई बार आपने एग्जाम के फॉर्म जब भरते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पॉइंट में परसेंटेज नहीं लेता, वो कहता है आप राउंड वैल्यू फिल करो। अगर आपकी 73.6% आई है तो 74 भरो, 73.5 आई है तो 73 भरो, राउंड ऑफ करके उसको फिल करो।
राउंड ऑफ करना वहां पे जरूरी होता है, तो ठीक है कर लेते हैं। कैसे राउंड ऑफ करेंगे? इक्वल टू राउंड फंक्शन लगाया जाएगा और इसमें इनपुट देना है और नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना चाहते हो, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। मैं चाहता हूं पॉइंट के बाद में एक भी नंबर ना रहे, तो आगे लगा दिया मैंने 0। तो लो, पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं रहा। और आंसर पे गौर करो, आंसर क्या आ रहा है। अगर मेरे पास 24.6 था तो मेरे को मिला आंसर 25। 69 का तो 69 ही रहा, और 68.4 का 68 हुआ। नॉर्मली जो हम मैथमेटिक्स में बचपन में भी किया करते थे, क्या है, अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम जस्ट ऊपर वाला नंबर लेंगे, और अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी होती है तो हम जस्ट पीछे वाला नंबर लेंगे। ये चीज क्लियर है? ये तो हो गया हमारे पास राउंड। राउंड फंक्शन सभी को समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास में राउंड अप। राउंड अप फंक्शन क्या करता है? राउंड अप फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद क्या लगा हुआ है, वो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू में ही ले जाता है। मैंने लिखा राउंड अप। राउंड अप क्या करेगा? इस वैल्यू को उठाएगा और जस्ट ऊपर वाली वैल्यू में ले जाएगा। देखो, कॉपी कर देता हूँ। मेन फर्क कहाँ पे दिख रहा है? देखो 68.4। 68.4 पे जब मैंने राउंड फंक्शन लगाया था तो ये 68 में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन जब मैंने इस पे राउंड अप लगाया तो ये 69 में कन्वर्ट हुआ। अब इसे फर्क नहीं पड़ रहा पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू में ही ले जाके राउंड करेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास में राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करेगा? राउंड डाउन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये सीधा सीधा देखेगा कि पॉइंट के बाद अगर कुछ वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधे उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू में राउंड कर देगा। मैंने लगाया राउंड डाउन। राउंड डाउन किया, इसको करके 0 एंटर कर दिया, तो ये देखो आंसर आया 24। पहले 25 आ रहा था, राउंड में 25 आ रहा था, राउंड अप में 25 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आएगा 24। बाकी सारी चीजें हमको सेम मिल रही है। अब देखो 48.6 था, 48.6 को जब मैं राउंड कर रहा था तो 49 आंसर आ रहा था, राउंड अप कर रहा था तो 49 आंसर आ रहा था, और राउंड डाउन करने पर लेकिन मेरे को आंसर मिला 48। इज इट क्लियर? ठीक है ना इतना? चले आगे। तो हमारे पास में कितने फंक्शंस हो गए हैं? हमने पहले किया मॉडुलस, फिर उसके बाद हमने किया पावर, फिर उसके बाद हमने फ्लोर फंक्शन किया, फ्लोर फंक्शन के बाद में हमने किया फ्लोर किया, और फिर उसके बाद एक और किया ना हमने, सीलिंग भी तो किया। सीलिंग फंक्शन हमने कर लिया, इसको एडिट कर देता हूँ। पांचवा हमने किया राउंड। सिक्स्थ वाला हमने किया जाके राउंड अप। सेवेंथ वाला हमने किया जाके राउंड डाउन। अगला फंक्शन हम करते हैं, अगला फंक्शन जो है हमारे पास में वो है राउंड, नहीं एम राउंड। एम राउंड क्या करता है? एम राउंड इस वैल्यू को सबसे पास वाले सबसे पास वाले मल्टीपल में कन्वर्ट करता है। कैसे करेगा? इक्वल टू एम राउंड लिखता हूं मैं। एम राउंड मेरे से क्या ले रहा है? दो इनपुट ले रहा है। एक तो मेरे से ले रहा है ये पहला नंबर, नंबर इनपुट पे ले रहा है। फिर उसके बाद में मेरे से पूछ रहा है कि कौन से किसके मल्टीपल के आसपास इसे कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं चाह रहा हूं कि ये जो 4 का मल्टीपल हो, सबसे पास में जो भी 4 का मल्टीपल आ रहा हो उसमें ये कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे पूरी वैल्यू कन्वर्ट होनी चाहिए। तो देखो 24.6 के सबसे पास में 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? पीछे की तरफ जाओगे तो 24 होगा, दूसरे आगे की तरफ जाओगे तो 28 होगा। तो सबसे पास में हमें 24 मिल रहा है, तो 24 में कन्वर्ट हो गया। 69 के सबसे पास वाला 4 का मल्टीपल, अगर पीछे की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 66।
कौन सा मिलेगा, 64 मिलेगा। और अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो 68 मिलेगा। तो सबसे पास में मुझे 68 मिल रहा है। उसी तरीके से 48.6 है, 48.6 के सबसे पास वाला मेरा मल्टीपल है 4 का 48, तो ये 48 में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे कितने, मान लो 7 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 24 के पास का, 24 के पास का कौन सा मल्टीपल है या कौन सा वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है 24.6 के पास। तो 24.6 के पास में 28 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 69 के पास में 70 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 48.3 के, 48.6 के 49 वो पास है नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। अगर मैं चाहता हूँ 10 से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाए तो मल्टीपल में 10 लिख दूंगा मैं। तो इसके सबसे पास का नंबर जो 10 से डिवाइड होता होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एम राउंड समझ में आया? ये क्या है, सबसे पास वाले मल्टीपल में कन्वर्ट करके देता है नंबर। क्लियर है ये चीज? नहीं 21 नहीं होगा। आप इसमें बता रहे होगे जब मैंने 7 से डिवाइड 7 का मल्टीपल लिया था F2, 7 का मल्टीपल बता रहे हो ना। 24.6 के पास में सबसे पास मल्टीपल कौन सा होगा, 28 होगा 21 होगा? लो, इसे माइनस करके देखो 21 से, फिर इसे माइनस करके देखो 28 से, फिर क्या होगा, माइनस कौन सा पास है, या फिर 28 में से माइनस करके देखो, बड़ी वैल्यू है ना, -24.6। अब बताओ 3.6 और 3.4 में से कौन सा छोटा है, कौन सा पास है? 3 पॉइंट वाला छोटा है 3.4 वाला, तो 3.4 पास ही होगा ना। यानी कि 28 पास है इसके, 28 3.4 की दूरी पे है और 21 3.6 की दूरी पे है। तो जो सबसे पास में होगा वही तो कन्वर्ट होगा। क्लियर है ये चीज? 28 कैसे आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला फंक्शन जो है हमारे पास में, एक फंक्शन हमने किया था मिन और दूसरा फंक्शन हमने किया था मैक्स। मान लो मेरे को कुछ नंबर दिए गए हैं, चलो इनमें से बताओ सबसे मिनिमम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं मिन फंक्शन लगा दूंगा, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो मैक्स लगा दूंगा। इसमें से मुझे सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर के लिए मिन लगाया। मिन फंक्शन में क्या किया मैंने, ये रेंज पूरी दे दी, लो ये पूरी रेंज दे दी, एंटर कर दिया, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है वो आ गया। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मैक्स, मैच नहीं करना है मेरे को, मैक्स करना है। पूरी रेंज दे दी। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे को मिल गया। ये तो क्लियर होगा, ये लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था मेन और मैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर मुझे दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा नंबर चाहिए, या तीसरा सबसे बड़ा और चौथा सबसे छोटा नंबर चाहिए, वो कैसे मिलेगा? उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है बताओ? 11 और 12 नंबर का फंक्शन हम वही पढ़ने जा रहे हैं। बताओ, अगर मुझे दूसरा सबसे बड़ा और चौथा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे किया जाएगा? उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? उसके लिए फंक्शन यूज होता है, अगर मुझे कोई किसी स्पेसिफिक, यानी कि मेरे को केथ स्मॉल एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए स्मॉल फंक्शन यूज होता है। और अगर वही मुझे nth nth बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए लार्ज फंक्शन यूज होता है। कैसे होता है, मेरे को फाइंड करना है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में क्या है, वही सेम इनपुट दिया जाता है। पहले तो पूरा एरे मैंने पूरी रेंज इनपुट पे दे दी, अब फिर मुझे इसको बताना होगा कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर इसमें देना होगा
और कॉमा लगा के मुझे इसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मेरे को दूसरा सबसे छोटा नंबर चाहिए, एंटर प्रेस कर दो। तो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर आया था 21, 21 के बाद में दूसरा सबसे छोटा नंबर है 23। मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तीसरा। तो लो, तीसरा आ गया। 21 के बाद सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर है, 21 के बाद बड़ा नंबर है 23, और 23 के बाद 45, यानी कि तीसरा सबसे छोटा नंबर इस पूरी लिस्ट में मेरा है 45। तो इस ये पता चलता है मेरे को स्मॉल का यूज करके, और लार्ज का यूज करके मेरे को दूसरा सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मेरे को लिखना होगा लार्ज, एरे इनपुट में देना होगा, एरे इनपुट में दे दिया, कॉमा दूसरे सबसे बड़ा नंबर। तो दूसरा सबसे बड़ा नंबर मेरे को क्या मिल गया, 56। सबसे बड़ा नंबर है 67 और दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 56। तीसरा सबसे बड़ा नंबर मेरे को चाहिए, तो बस यहाँ पे मैं 2/3 लिख दूंगा, वो मिल गया मेरे को 45। तो 45 जो है वो तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे छोटा नंबर है, यानी कि वो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है। स्मॉल और लार्ज क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब कुछ हम जो है फंक्शंस जो हमारे पास बचे हैं, स्ट्रिंग पे यूज होने वाले फंक्शंस हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रिंग फंक्शन हमारे पास में होता है कॉन्कैटिनेट। 13 नंबर पे हम करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बारे में। मान लो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, फिर लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट का मिडिल नेम, फिर लिखा हुआ है उसका लास्ट नेम। चलो ठीक है, ये हो गया। मान लो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है अजय कुमार शर्मा। कोई स्टूडेंट है, कई बार ऐसा होता है ना, फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें फर्स्ट नेम अलग पूछता है, मिडिल नेम अलग पूछता है, लास्ट नेम अलग पूछता है। अलग अलग मैंने फिल तो कर दिया, लेकिन अब मुझे सब पूरे नाम को एक साथ जोड़ना पड़ेगा ना। पूरा वो स्टूडेंट का है तो एक ही नाम, भले ही अलग अलग फील्ड में जोड़ा गया हो, लिखा गया हो। फुल नेम ने मेरे को पता करना है, फुल नेम कैसे पता चलेगा? तो मुझे इन तीनों स्ट्रिंग्स को, इन तीनों कैरेक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मेरे को जो टेक्स्ट दिया गया है, मेरे को कई सारे टेक्स्ट एक साथ जोड़ने हैं, तो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन में मैंने पहली स्ट्रिंग दी, कॉमा लगाया, दूसरी स्ट्रिंग दी, कॉमा लगाया, तीसरी स्ट्रिंग दी, एंटर प्रेस किया और मेरे को आंसर मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, पहले लिखा है अजय, देखो पहले लिखा है अजय, अजय के बाद में अगर देख रहे होगे ना, तो एक स्पेस आ रहा है, फिर कुमार आ रहा है, और कुमार के बाद बिना स्पेस के शर्मा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो अजय यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये अजय एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है? वाई के बाद में मैंने खाली स्पेस दे दिया। मान लो मैं एक और बार स्पेस बार दबा देता हूँ, एक और बार स्पेस बार दबा देता हूँ, मैंने 3 स्पेस दे दिए, तो यहाँ पे देखो कई सारे स्पेसेस आ गए। कई बार ऐसा होता है, यूजर देखो, यूजर जब इनपुट देगा तो यूजर कई तरह की गलतियां करेगा। वो मान लो पहले स्पेस देके फिर नाम चालू कर रहा होगा, तो लेफ्ट में स्पेस दे देगा, राइट में स्पेस दे देगा, बीच में स्पेस दे देगा। कई बार ऐसा होता है, यूजर्स कई सारी गलतियां करते हैं। तो अभी दूसरा मेथड तो जब बताऊंगा, अभी ट्रिम फंक्शन बताऊंगा, तो ट्रिम फंक्शन में हम करेंगे। अभी तो फिलहाल में क्या करता हूँ, ये सारे स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहली दिक्कत मेरे सामने क्या आ रही है? सबसे पहली दिक्कत मेरे सामने ये आ रही है, मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज किया और सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में कोई स्पेस नहीं रहा। तो सिंपल सा मैं करूंगा, क्या करूंगा, हर वर्ड के बाद में, हर वर्ड के बाद में जबरदस्ती एक स्पेस में यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जबरदस्ती स्पेस दे दिया है खाली। अब यहाँ पे जितनी स्पेस मेरे को चाहिए वो स्पेस मेरे को मिल जाएगी। ये तो हो गया कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बाद एक फंक्शन मेरे पास आता है, दैट इज 14th नंबर पे है हमारे पास में लेंथ फंक्शन। मुझे पता करना है कि जो स्टूडेंट का नाम है उसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो सिंपल सा है, इक्वल टू लेंथ फंक्शन लगाया जाएगा और इनपुट में वो टेक्स्ट दे दिया जाएगा। तो देखो 17 कैरेक्टर्स का
अब 17 कैरेक्टर्स में जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो वर्ड्स है, वो 15 लेटर्स है, और उसके अलावा 2 स्पेस भी है, 1 और 2। अजय और कुमार के बाद में एक एक स्पेस है, तो स्पेस को भी काउंट करेगा, ये स्पेस को भी काउंट करेगा, कैरेक्टर्स को भी काउंट करेगा। दोनों चीजें काउंट करने के बाद में मेरे को ये फाइनल आंसर दे देगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने उस नाम में आ रहे होंगे। ये दो चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिम फंक्शन। एक और रो ऐड कर लेता हूँ, 2 रो ऐड कर लेता हूँ। स्पेस देने के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया, स्पेस देने के लिए मैंने क्या किया, पहला वर्ड दिया, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा खाली जोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा, और बीच में उसके खाली स्पेस दे दिया, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है खाली, वो स्पेस की तरह काम कर रहा है बस। यहाँ पे एक फंक्शन आपको मैं बताता हूँ, ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का क्या काम होता है? ट्रिम फंक्शन जनरली यूज करते हैं, मैंने अभी आपको जो सिनेरियो बताया था, सिनेरियो क्या बताया था, कई बार यूजर्स क्या होंगे, अपने नाम से पहले, अपने नाम के बाद में कई जगह पे बहुत फालतू स्पेसेस भर देंगे। जब फालतू स्पेस भरेंगे तो देखो, जब मैंने नाम को कॉन्केटिनेट किया तो कई सारे फालतू स्पेसेस यहाँ पे आ गए हैं। अब मेरे को क्या करना है, जब भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यूजर इनपुट में हमेशा गलती करता है, मैं ये मान के चलूंगा कि यूजर कभी सही इनपुट दे ही नहीं रहा है, वो फालतू स्पेस घुसेड़ ही जा रहा है उसमें। मेरे पास जो भी इनपुट आ रहा है उस इनपुट को मैं पहले क्लीन करूंगा, या तो मुझे क्लीन करना होगा या ट्रिम करना होगा। तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाएगा। ट्रिम करूंगा, ट्रिम में मैं इनपुट दूंगा, तो जितने भी फालतू स्पेसेस यहाँ पे दिए गए होंगे, जितने भी लेफ्ट और राइट में फालतू स्पेसेस होंगे, ट्रिम फंक्शन सारे फालतू स्पेसेस को यहाँ से हटा देगा और नॉर्मल स्ट्रिंग मेरे को देगा। तो अब मैं जब दोबारा इसको कॉन्कैटिनेट करके लिखना चाहूंगा, तो देखो, सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग, कॉमा लगा के फिर खाली स्पेस, फिर उसके बाद में दूसरी वाली स्ट्रिंग, कॉमा लगा के फिर खाली स्पेस, फिर उसके बाद में तीसरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरे को आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है। तो देखो, पहला जो है, पहला वाला जो आउटपुट मेरे को मिल रहा है वो मैंने डायरेक्ट यूजर इनपुट से लिया है, और दूसरा वाला जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो मैंने ट्रिम करके लिया है। तो ट्रिम ने क्या किया, जो फालतू स्पेसेस यूजर ने डाले थे बीच में अपने नाम के आगे पीछे, वो सारे फालतू के स्पेसेस यहाँ पे हटा दिए गए और ट्रिम कर दिया गया है। तो अब जब इसके कैरेक्टर्स में देखूंगा, पहले में 28 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और दूसरे में हमारे पास आ रहे हैं 17 कैरेक्टर्स। यानी कि यूजर ने 11 फालतू स्पेस दे दिए थे, और वो अब देखो कितना यहाँ पे हमें चेंज मिला है। इस वाले कॉलम में 28 कैरेक्टर्स आ रहे हैं और दूसरे वाले कॉलम में 17 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो जो 11 कैरेक्टर्स पहले थे वो फालतू ही तो जगह घेर रहे थे, अभी ये 11 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। लेकिन मान लो ऐसे 11,000 नामों और 11,000 के 11,000 या 10,000 के 10,000 नामों में 11-11 कैरेक्टर्स की दिक्कत हो, तो कितने फालतू कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, हम जब भी इनपुट लेते हैं और डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है डेटा को क्लीन करना। डेटा एनालिसिस में भी अगर हम बात करेंगे, डेटा एनालिसिस जो है, हम सैटरडे को जो क्लास होगी वो डेटा एनालिसिस और वैलिडेशन पे होगी। तो डेटा एनालिसिस के टाइम पे भी हमें क्या होता है, जब हमें इनपुट मिलता है, इनपुट मिलने के बाद में हम क्या है, सबसे पहले उस डेटा को क्लीन करते हैं। पूरा डेटा क्लीन करने के बाद ही हम उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो डेटा हमको कई सारे गलत रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। तो डेटा क्लीन और एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, मिड, लेफ्ट, राइट वगैरह, ये तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता ही है। अब इसके बाद हम करते हैं, एक फंक्शन बचा है हमारे पास में सब्स्टिट्यूट, और एक बचा है रिप्लेस।
इक्वल्स टू रिप्लेस। 16th फंक्शन हम कर रहे हैं, दैट इज रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन का क्या यूज होता है? रिप्लेस फंक्शन का यूज होता है टेक्स्ट में से कोई चीज रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस से पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम पहले देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का काम होता है, मुझे अपने स्ट्रिंग में अगर कुछ दिया गया है और उसमें से मुझे कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड्स चेंज करने हैं। मान लो मेरे को दिया गया हेलो वर्ल्ड, मान लो हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो हेलो लिखा हुआ है ना, हेलो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसे नमस्ते करना है। नमस्ते करना है तो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब चेंज करना। सबसे पहले तो मुझे किस स्ट्रिंग में चेंज करना है, मुझे वो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। कॉमा लगा के उस स्ट्रिंग में पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था हेलो, पहले लिखा था हेलो, उसको मुझे किस में चेंज कर देना है? नमस्ते में। तो लो, जैसे ही मैंने इसमें चेंज किया, पहले लिखा था हेलो वर्ल्ड, फॉर्मूला लगाने के बाद आ गया मेरे पास नमस्ते वर्ल्ड। दूसरी चीज क्या है इसमें? एक होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड हेलो, 2 बार आया हेलो, तो सब्स्टिट्यूट ने क्या किया, जितनी बार इसे हेलो दिखा उसने उतनी बार हेलो को नमस्ते में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये गलत है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि पहला वाला हेलो ही बदले, बाकी जो दूसरा वाला हेलो है वो वही रहे। तो मैं बताऊंगा इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा हेलो, हेलो के कितने इंस्टेंस है, यानी कि हेलो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है या कोई चीज की कितनी कॉपीज बनी हुई है, ये होता है इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि हेलो को नमस्ते में कन्वर्ट करना है, और हेलो की कौन सी कॉपी को, हेलो की कौन सी अपीयरेंस को कन्वर्ट करना है, कौन से इंस्टेंस को कन्वर्ट करना है नमस्ते में। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ पहला वाला इंस्टेंस कन्वर्ट हो। तो पहली वाली जो कॉपी है हेलो की वो नमस्ते में कन्वर्ट हो गई, दूसरी वाली एज इट इज बनी रही। दूसरा मैं क्या चाहता हूँ कि पहली वाली तो जो है वो रहे, दूसरी वाली नमस्ते में कन्वर्ट हो जाए। हेलो की दूसरी कॉपी नमस्ते में कन्वर्ट होनी चाहिए। अरे इनपुट ही गलत दे रहा है, ये इनपुट नहीं, तुम ये इनपुट। देखो पहले क्या किया इसने, पहले हेलो को नमस्ते में कन्वर्ट किया है और इसने दूसरे हेलो को नमस्ते में कन्वर्ट किया है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन समझ में आया? सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे क्या ही होता है, कैसे यूज होता है, इंस्टेंस क्या होता है? स्मॉल से कैपिटल लेटर करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमें तो क्या एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर मैं दूं हेलो, तो क्या हेलो कन्वर्ट होगा? हेलो को कन्वर्ट कर दो नमस्ते में, इंस्टेंस हटा देता हूँ, तो ये हेलो को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो क्या है, ये फॉर्मूला जो है केस सेंसिटिव है। यहाँ पे केस का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी, HELL O कर दिया, O स्मॉल कर दिया, तो भी ये उसे पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी होना जरूरी है। जो आप स्ट्रिंग चेंज करना चाहते हो, जो पुरानी वाली है, जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रिंग में है, उसे केस सेंसिटिव तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर केस सेंसिटिव नहीं उसको रखोगे, केस में गड़बड़ी कर दी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें जो इनपुट मिल रहे होते हैं वो, मुझे नहीं पता है कैपिटल होगा स्मॉल होगा, तो कई जगहों पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट मिल रहा है ना, हम उसे लोअर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। हम उसे लोअर में कन्वर्ट करेंगे, लोअर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे हमें ये पता रहेगा कि हाँ जो भी कैरेक्टर उसमें है वो लोअर केस में ही है, फिर मुझे केस की ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई यूजर्स कई जगह गलती करते हैं। अब ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कई लोग भरेंगे जीमेल डॉट बड़ा बड़ा कॉम लिख देंगे। बहुत दिक्कत है आपके कॉलेजेस में, जो कॉलेज से हमको डेटा मिलता है, इतनी मिस्टेक्स होती है उसमें, इतनी मिस्टेक्स होती है क्या बताया। ठीक है, तो आगे चलते हैं रिप्लेस फंक्शन के पास में। रिप्लेस फंक्शन जो है, रिप्लेस फंक्शन का क्या काम है, ये कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में। जैसे
मान लो अनूप jain@gmail.com किसी पर्सन की ईमेल आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों की लॉगिन आईडीज आपको अभी मिली होंगी या मिलने वाली है, लॉगिन आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, तो हम एक लिस्ट पब्लिश करेंगे जिसमें सभी लोगों की ईमेल आईडीज होंगी और मतलब ईमेल आईडीज होंगी। अब ईमेल आईडी आपकी ऐसी जो है, इसे हम डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में तो रिलीज कर नहीं सकते, आपकी प्राइवेट चीज है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स रिप्लेस करने होंगे ताकि आपका जो है सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करूंगा इक्वल टू रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन लगाऊंगा और जो आपकी ईमेल आईडी है उसे इनपुट में दूंगा और मैं बोलूंगा पांचवें नंबर से अगले 5 कैरेक्टर्स, पांचवें नंबर से अगले 5 कैरेक्टर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, पांचवें नंबर से अगले 5 कैरेक्टर्स स्टार में कन्वर्ट हो गए। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सी ईमेल आईडी यूज की है और सामने वाले को ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी पूरी ईमेल आईडी क्या है। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन का यूज करके हम आपकी प्राइवेसी मेंटेन रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? 17 फंक्शंस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ में फंक्शंस वाला यूनिट जो है आपकी वो आज पूरी तरीके से खत्म होती है। कई सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओ, वी लुकअप तो रह ही गया है अभी, वी लुकअप तो अभी रह ही गया है। तो बताओ, वी लुकअप आज डिस्कस किया जाए या फिर अगली क्लास में डिस्कस करें? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। आज पढ़ना है वी लुकअप या अगली क्लास में पढ़ना चाहते हो? बताओ, अगली क्लास वी लुकअप के साथ शुरू की जाए। चलो भाई, प्रिंस ने तो अपनी मंजूरी दे दी है। मुस्कान नेक्स्ट क्लास में। और लोग बताओ भाई, अभी तो वोट 1 on 1 चल रहा है। आज या नेक्स्ट क्लास में? एक वोट चाहिए सिर्फ पार या पार जाने के लिए। अभी तो टाई चल रहा है। बताओ भाई, देवेश कोमल गीतांश। चलो, नेक्स्ट क्लास के लिए एक और वोट आ गया। फ्रेंड्स, आपने असाइनमेंट भेजा था? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो, अब नेक्स्ट क्लास के तो बहुत सारे वोट्स आ गए हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में ही किया जाएगा।